गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th प्लस जेई या नीट, जिसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट, उसके न्यूमेरिकल्स और उसके बाद स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने अभी तक पीओएसी, सीक्वेंशियल रिएक्शंस, मिक्सचर प्रॉब्लम्स, इन सब को और साथ में लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छे से समझा है। अब इसके आगे इस चैप्टर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं आपके कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स पर डायरेक्ट कोई सवाल या कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बिलीव मी, केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे उनमें से मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स में एक लाइन जुड़ी होगी जो इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड होगी। और अगर आपको इन कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है या आप इन कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से इंटरप्रीट नहीं कर पा रहे हैं, आप इन कंसंट्रेशन टर्म्स का अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं समझते हैं, तो फिर उन सवालों का बाकी सारा पोर्शन आपको भले ही आता हो, बाकी सारा कंसेप्ट उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड भले ही आपका क्लियर हो, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटरप्रिटेशन का पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उन न्यूमेरिकल्स को हिला नहीं पाएंगे। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि 95% क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के होंगे उनमें एक लाइन या 2-4 शब्द इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जरूर होते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आज समझा जाए। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, दूसरे वो जो मास रिलेटेड होते हैं। क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम का एक मेजर रोल होता है। और आप जानते हैं चार्ल्स लॉ के हिसाब से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अगर हम चेंज ओवर करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। इसीलिए ये जितने वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स पर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स मुख्य रूप से 5 हैं। पहला है उसमें परसेंट बाय वॉल्यूम या वेट परसेंट बाय वॉल्यूम। आप इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को ज़्यादातर, जैसे किसी दवा की दुकान में आप जाएं और वहाँ जो आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप मिलते हैं, तो उसके फार्मूलेशन में आप ये चीज़ लिखी हुई बहुत देखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आज अभी आपके घर में जो कोई भी आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, जो कुछ भी है, उसमें ध्यान से जाके देखिएगा, उसमें जो मेन आपका कंपोजिशन में सॉल्ट होगा वो या तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में होगा या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में होगा। साथ ही साथ जो आपके इंजेक्शंस होते हैं उनको भी जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उनके कंपोजिशन में जो उसका मेन सॉल्ट होगा वो इसी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के टर्म्स में लिखा रहता है। लेकिन वो क्या है, कितना है, उसका इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मालूम, तो इसलिए आप बस पढ़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। आज आप इसी का इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। इसके अलावा जो तीसरा वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी, उसके बाद फॉर्मेलिटी। ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है जो आप बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी मत करो,
आराम से बैठो, वो फॉर्मेलिटी नहीं, ये दूसरी चीज़ है फॉर्मेलिटी। अब अगला जो हमारा दूसरी तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनको हम मास रिलेटेड बोलते हैं। मास रिलेटेड, अब चूंकि आप जानते हैं कि मास का टेम्परेचर पर बहुत, या टेम्परेचर का मास पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट, या उसी का अगला नाम है वेट बाय वेट परसेंट। ये भी आप इंजेक्शंस दवाओं में लिखा हुआ देखते हैं। दूसरा इसी में है मोल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद मोलैरिटी, फिर पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। जब भी कभी पोल्यूशन बढ़ता है या दीपावली के बाद आप न्यूज़ वगैरह सुने तो उसमें बताते हैं कि फला गैस का इतना पीपीएम है इस एरिया में, तो ये बेसिकली पीपीएम और दूसरा पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, ये मेनली पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को एयर में नापने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसी में अगला है मोल परसेंट। तो इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें समझना है अच्छे से, और इनको समझने के बाद आप इनका इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ पाएंगे। और बगैर इनकी अच्छी नॉलेज के केमिस्ट्री के ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स लगते नहीं हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखिए और नोट करिए। तो चलिए, पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लिया मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट, और इसी को हम वेट बाय वेट परसेंट भी बोलते हैं। फार्मूला इसका है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास जो इसमें लिया जाएगा वो सारा ग्राम में लिया जाएगा, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ग्राम्स में ही होता है। जैसे देखिए, सपोज किसी सैंपल के ऊपर या किसी इंजेक्शन के ऊपर या किसी दवाई में, किसी मेडिसिन में या किसी भी सोल्यूशन के ऊपर एक लेबल लगा है जिस पे लिखा है 40% वेट बाय वेट। क्या लिखा है? 40% वेट बाय वेट या 40% मास बाय मास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये चीज लिखी हुई किसी भी सोल्यूशन के ऊपर लेबल लगा के 40% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 40 ग्राम, दिस मीन्स कि 40 ग्राम NaCl solute is dissolved in 100 ग्राम solution। 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व किया गया है टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन में। यानी ये जो 40% आया है ये 40 ग्राम सॉल्यूट रहा होगा और सॉल्यूशन का मास कितना रहा होगा? 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू आई है 40%। तो इंटरप्रिटेशन के टर्म में हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि ये तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन के लिए फार्मूला रहेगा, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन करें तो एक तरीके से और हम इसको सीख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ आप लिख लीजिए ऐसे, इंटरप्रिटेशन। इसका इंटरप्रिटेशन इसी फार्मूले का हम कैसे करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जैसे ये लिखा है 40%, तो 40% का मतलब हो गया 40 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझिए कैसे इंटरप्रेट करना। 40% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन्स 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए तीनों को एक साथ ले रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरा वाला है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट।
क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें देखिए मास ऊपर था तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर था, और नीचे था आपका, नीचे भी मास बाय मास, नीचे भी मास था तो मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मास बाय वॉल्यूम, तो ये ऊपर ये नीचे, ऊपर क्या है मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए ध्यान से, मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट में है। देखिए यही फार्मूला है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इसका भी इंटरप्रिटेशन हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखिए अगर इंटरप्रेट करना हो इसी फार्मूले को, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, ऊपर से पकड़िए, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम का मतलब बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम नीचे, और वॉल्यूम कितना रखना है इंटरप्रिटेशन में, 100 ml। ठीक, ये फार्मूला और ये फार्मूला सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए है, कैलकुलेशन हमें इसी के बेस पर करनी है। कई बार होता है कि क्वेश्चन में आपको दे देगा इसी तरह से 40% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, बस इतनी लाइन लिखी है और कुछ नहीं लिखा, उसके आगे वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पर वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। लेकिन जब तक आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, 40% वेट बाय वेट NaCl का मतलब क्या है, 40% वेट बाय वेट का मतलब है कि 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड एज अ सोल्यूट हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूशन। या इसी में मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मान लीजिए हम कहें 40% मास बाय वॉल्यूम परसेंट, 40% मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब हो गया कि 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं कि 40% वेट बाय वेट की जगह अब यहाँ हम लिख दें 40% मास बाय वॉल्यूम, तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा कि 40 ग्राम सोल्यूट हैज बीन डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन। क्लियर है। अब इसी तरह से हमारा तीसरा टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसी तरह से हमारा तीसरा टर्म क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वही ऊपर वाले पैटर्न से ही फार्मूला आप डिजाइन कर सकते हैं कि दोनों तरफ, ये ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, ये नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका भी इंटरप्रिटेशन इसी तरह से है, इसको देखिए ध्यान से, ये 40%, इसी को मान लिया ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा 40 ml सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml solution। 40 ml solute has been dissolved in 100 ml solution। तो इसके लिए भी हम अपना इंटरप्रिटेशन के लिए साइड में ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml solution, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। तो फिर से तीनों फार्मूलों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, और तीनों फार्मूलों का या तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स का इंटरप्रिटेशन ये ध्यान रखिए, बाय वेट में ऊपर जो होगा वो मास सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे जो होगा वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में रहेगी वो हमेशा 100 में रहेगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए जैसे इसमें देखिए मास बाय मास परसेंट में मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इसमें मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है,
और इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, तो फिर इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाए जाएं। ये देखिए, अभी तक जो हमने मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा है, उसी को अप्लाई करता हुआ एक न्यूमेरिकल है। ए शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ इट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। अब ये केमिस्ट्री के करीब करीब 90% न्यूमेरिकल्स जो आपको मिलेंगे उनमें इस तरह की एक लाइन आपको लिखी मिल जाएगी। अब अगर इस तरह की एक लाइन का इंटरप्रिटेशन आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर वो न्यूमेरिकल भले ही उस न्यूमेरिकल में अप्लाई होने वाले बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे, लेकिन अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको नहीं आया कि ए शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, तो आप फिर आगे के कंसेप्ट आते हुए भी उस न्यूमेरिकल को कर नहीं पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन दे रखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए इसको 10% वेट बाय वॉल्यूम, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ग्राम sugar has been dissolved in 100 ml of solution। इसका मतलब क्या है? 10%। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स बताई उनमें इंटरप्रिटेशन इसी तरह तो कर रहे थे। 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, यही तो होगा। यानी हमको अब ये पता चल गया कि इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है और वेट बाय वेट परसेंट के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट हमारा शुगर हो गया और सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्यूट का वेट या मास हमको पता चल गया है। ठीक है, और साथ ही सॉल्यूशन कितना है उसका वॉल्यूम भी पता चल गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हमको पता चल गया इंटरप्रिटेशन से कि ये 100 ml है। ठीक, और मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी हमको अपने इंटरप्रिटेशन से पता चल गया। सॉल्यूट इसमें हमारा क्या है? शुगर है। मास ऑफ सॉल्यूट ये हमारा 10 ग्राम हो गया। अब अगर हमको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है। लेकिन मास निकालने के लिए इसी क्वेश्चन में ही एक चीज दे रखी है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो हम लोगों को मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट मास is equal to density into volume. This implies that mass of solution ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी हमको दे रखी है 1.25 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने अपने इंटरप्रिटेशन से निकाल लिया है, 100 ml सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125 ग्राम। ठीक, अब
इसको कोने में लो। क्या निकालना है हमको? वेट बाय वेट परसेंट। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पुटअप कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा है 10 ग्राम शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो ये हो के आएगा 10 चौक 40 बटे 5, ये बराबर 8% वेट बाय वेट। क्या आया? 8% वेट बाय वेट। अब इसका भी इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। इसका मतलब है 8 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? 8 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन टर्म कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत है ध्यान से उनके फार्मूलों को और ध्यान से उसके इंटरप्रिटेशन को समझना है। एक बार आप इंटरप्रिटेशन समझ गए तो फिर बहुत आसान है। देखिए, ये आपका अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी इसी चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया जा चुका है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसी चैप्टर में सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी और मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स नाम से 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। किसी भी तरह का अगर डाउट है मोल्स के संबंध में तो आप उन 2 वीडियोस को देखते हुए तब फिर इस कंसंट्रेशन टर्म पर आएँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली कुछ नहीं है। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। मान लिया कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। इस मिक्सचर में या सॉल्यूशन में हमारे पास ए के कुछ मोल्स होंगे और बी के कुछ मोल्स होंगे। ठीक, ए के कुछ मोल्स होंगे और बी के कुछ मोल होंगे। तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि नाम में ही है कि फ्रैक्शन, ठीक है, यानी मिक्सचर के किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से होगा। यानी रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। यानी सपोज हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ये जो है ये आप चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक्स की तरह से लिखा जाता है लेकिन बोला चाई जाता है। तो एक्स ए मान लीजिए हमको निकालना है तो एक्स ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन। ठीक, और डिटेल में अगर इसी को करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये मान लिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एन नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर और सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है, ए और बी, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए हमको चाय बी निकालना हो, तो ये बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब देखिए इस सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट थे ए और बी। ए का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा एन ए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ा सा और कुछ खुरपेंच करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी दोनों को जोड़ा जाए, यानी मैं कह रहा हूं एक्स चाय ए प्लस चाय बी। ठीक, इसको जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन एक्स ए की चाय ए की जगह वैल्यूज पुटअप करिए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस चाय बी की वैल्यू पुटअप करिए, तो हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही होगा ना, चाय ए की जगह ये वैल्यू रख दी और चाय बी की जगह ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब अगर इसको और सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, ये एन ए प्लस एन बी ये ऐसे, और एन ए प्लस एन बी से ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो ऊपर 1 का गुणा होगा, यानी ये एन ए प्लस, अब इधर की तरफ आइए, एन ए प्लस एन बी से ये एन ए प्लस एन बी कट जाएगा, आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एन बी से तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो ये कट जाएगा और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी 1, यानी हमारे पास एक ये मैजिक रूल आ गया कि चाय ए प्लस चाय बी इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी मिक्सचर या किसी भी सॉल्यूशन में उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्या लिख सकते हैं हम, किसी मिक्सचर में या किसी सॉल्यूशन में उसके सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को इस फार्मूले में रख के अगर हम निकाल लें और उन सब को हम जोड़ दें तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब ने मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और उसको अब अप्लाई करने का समय है। तो चलिए इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करे जाएं। देखिए ये मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें भी आपके पहले के कंसंट्रेशन टर्म्स का भी एप्लीकेशन हो जाएगा। पूछा जा रहा है हमसे, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 10% वेट बाय वेट NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब NaOH है यानी कि सॉल्यूट हमारा NaOH हो गया और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्ट हमारा प्ले करेगा वाटर। देखिए वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। जब तक कि कोई दूसरा सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप एज्यूम कर लीजिए कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका वाटर है और जिसके बारे में कंसंट्रेशन टर्म्स दी हैं वो सॉल्यूट हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ठीक, तो अब इसका पहले देखते हैं NaOH। ये देखिए इसमें कंसंट्रेशन टर्म लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट। इसका इंटरप्रिटेशन इसी वीडियो में शुरुआत में आपको बताया है कि ये 10% ऊपर क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट,
और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन। इंटरप्रिटेशन इसका कैसे करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कि NaOH 10 ग्राम NaOH इन, नीचे पाई में क्या है? वेट, मास डिवाइडेड बाय मास या वेट डिवाइडेड बाय वेट। तो जो ऊपर है वही हमारा सॉल्यूट, यानी 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, यही तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा। 10% वेट बाय वेट मीन्स 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, यानी अब इस लाइन से हमको आइडिया मिल गया कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है? 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये इंफॉर्मेशन निकली कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH ये है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि NaOH प्लस H2O ये है हमारा 100 ग्राम। दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O, देखिए पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, उसमें से सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास हमारा हो जाएगा 100 माइनस 10 और ये बराबर हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो अब हम सॉल्यूट जो कि हमारा NaOH है इसके नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है हमारा NaOH। ये हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारा सॉल्यूट का गिवन मास 10 ग्राम है जो हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो NaOH का 23, 6, 29, 10, 39 से 40 ये आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक, इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी NH2O निकाल सकते हैं। H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा मास है सॉल्वेंट का 90 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारा हो जाएगा मोलर मास वाटर का 18। तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल 5 मोल्स H2O के हैं सोल्यूशन में और NaOH जो कि सॉल्यूट है उसके 0.25 मोल्स हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। यानी चाई NaOH जो कि सॉल्यूट है हमारा, चाई NaOH या यही हमारा सॉल्यूट है, ये बराबर हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH या सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे 0.25 और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये है हमारा 5। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 5.25। इसको और सॉल्व कर लें तो ये 25 एकम 25, 25 दून 50, 2 और फिर 25 एकम 25, ये बराबर 1/21। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH या सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में हमारा आएगा 1/21।
ठीक है। आशा करता हूँ मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मोल फ्रैक्शन पर अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है हमसे, ए सोल्यूशन हैज़ 46% वेट बाय वेट। तो पहले इसका इंटरप्रिटेशन यहीं पर कर लिया जाए। 46% वेट बाय वेट का मतलब हो जाएगा 46 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 46 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक। इथाइल अल्कोहल इन वाटर, यानी सोल्यूट हो गया इथाइल अल्कोहल और सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है। फाइंड मोल फ्रैक्शन। ठीक। तो पहले इसी का इंटरप्रिटेशन हम लिख लेते हैं। 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक। यानी मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये बराबर 46 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। इससे फिर हम अब निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारा है H2O। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 46, तो ये हो जाएगा 46 4 50 54 ग्राम। ठीक। तो अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट 46 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 54 ग्राम। तो अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा है एथिल अल्कोहल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम n स्मॉल e से लिख दे रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का मास है हमारा 46 ग्राम डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल का मोलर मास। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास देखिए, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, यही है, यानी इसका मोलर मास बराबर हो जाएगा 2C + 6H + O। ये हो जाएगा 2C, कार्बन का एक होता है 12, तो 12 × 24 प्लस 6 हाइड्रोजन का 0 6 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 24 6 30 10 40 6 46, तो ये हो जाएगा 46। तो Ne में गिवन मास है हमारा 46 ग्राम और मोलर मास है 46, तो 46/46 ये आ गया 1, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 1। अब हम निकालते हैं NH2O, तो NH2O हमारा हो जाएगा मास ऑफ वाटर, वो है 54 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18। ठीक। तो 18 3 जा 54, तो ये 3 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से सोल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स है और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अब हम बड़ी आसानी से मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट यानी सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा E यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारा सोल्यूट है, ये बराबर हो जाएगा Ne/Ne + NH2O। ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये बराबर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स 1 और फिर से डिवाइडेड बाय 1 +
3, ये बराबर 1/4। इसी तरह से हम चाय H2O यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है हमारे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये बराबर 3/4। तो इस तरह से देखा आपने कि आपको मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता था और आपने इसको लगा लिया। लेकिन अगर आपको इसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता, 46% वेट बाय वेट, इसका इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भले ही आपको बहुत अच्छे से आता हो, तब भी आप इस तरह के सवाल कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टर्म्स में मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तीनों किसी न किसी रूप में आपको केमिस्ट्री के 95% न्यूमेरिकल्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। और अगर इनका इंटरप्रिटेशन आपको नहीं आया तो आप आते हुए सवाल भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और अगर नहीं समझ पाएँ तो वीडियो को बैक जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब आपको इसकी पूरी आज़ादी देता है। तो अब तक आपने काफ़ी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स समझ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी का मतलब है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। यानी it is number of moles of solute dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी मोलैलिटी स्मॉल m का फार्मूला हमारा बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नोट कर लीजिए इसको। अब इसी में हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा सकते हैं कि 20 ग्राम NaOH in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन हमको दिया है 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका हमें मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए हमारा सॉल्यूट क्या हो गया NaOH और सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या हो जाएंगे? ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम वेट हमारा है 20 और मोलर मास इसका 23 1 24 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये 100 ग्राम। ठीक, ये देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट ये बराबर
20 ग्राम। दिस implies that मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा दीजिए, यानी 100 माइनस 20 ये बराबर 80 ग्राम। और इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें, कहाँ में कन्वर्ट करें, किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 का पावर -3 kg। ठीक, अब मोलैलिटी हम आराम से इसकी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे हैं 0.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला है 80 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लें तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर, ये जो डबल 0 हटाएंगे तो 10 का पावर -1 रह जाएगा, 10 का पावर -1 ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर 1, यानी ये हो जाएगा 50/8 और ये बराबर हो जाएगा 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 पंच 40, 6.25 मोल्स पर केजी। यानी इसका इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी हमारा आएगा जाके 6.25 मोल्स पर केजी। ठीक, तो इस तरह से आप मोलैलिटी भी किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलैलिटी के बाद जो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आप अक्सर कहते, बोलते, सुनते देखे गए हैं कि ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करो, लेकिन ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, जो किसी भी सॉल्यूट का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके मास को हम निकाल लेते हैं और उसी को फार्मूला मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फार्मूला मास। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में उसके सॉल्यूट के कितने फार्मूला मासेस डिजॉल्व्ड हैं, इसी को हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ फार्मूला मासेस dissolved per liter ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फार्मूला बन जाएगा कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो इस तरह से इस फार्मूले में पुटअप करके हम फॉर्मेलिटी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट इसी में किया जाता है।
ppm, ठीक, ppm इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है, जैसे सपोज हमने लिखा शुगर 4 ppm, शुगर 4 ppm, इसका मतलब है कि 4 ग्राम शुगर इन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि मिलियन को हम क्या कहते हैं, 10 का पावर 6, ठीक। तो इसका फार्मूला हम इसी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution multiplied by 10 का पावर 6, ठीक है। इसी तरह से एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो वो भी पॉल्यूशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है, वो है पार्ट्स पर बिलियन। लेकिन उसमें हम मिलियन की जगह बिलियन पुटअप कर देते हैं केवल, बस यहाँ 10 का पावर 6 की जगह 10 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स लगभग खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक नॉर्मेलिटी, दूसरा मोलैरिटी, ये दो रह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में अब परसेंट बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वेट वॉल्यूम हो गया, फॉर्मेलिटी हो चुका है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमारे पास परसेंट बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ppm, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारे हो गए एक। तो अब जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स बच रहे हैं वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है। इनमें से मोलैरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर एक अलग ही टॉपिक, तो उस पर अगला वीडियो आएगा। तो इस तरह से ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारा चैप्टर 1 होता है, इसमें हमने अब तक मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और आज कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ये जो एक जर्नी हम लोगों ने शुरू की है उसको हम उन बच्चों तक पहुंचा सकें जिनको की ज़रूरत है, हमारी और आपकी। धन्यवाद, थैंक यू।